बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। 7 रुकनी आईनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स को 9 मई से मुतल्लिका जो सिविलियंस के मुकदमात वहां जेर समात हैं उनके फैसले सुनाने की इजाज़त दे दी है। जो मशरूत तौर पे इजाज़त दी गई है। क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इजाज़त मिलने के बाद मजीद मुकदमात जो है सिविलियंस के वो मिलिट्री कोर्ट्स में जा सकते हैं और इमरान खान के मुमकिना कोर्ट मार्शल पर इस फैसले का क्या असर हो सकता है, इस हवाले से बात करेंगे। आईनी और कानूनी पोजीशन जो है वो आपके सामने रखेंगे। और दूसरा एक बड़ा अहम इशू है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने एक खत लिखा है। जुडिशल कमीशन ने 6 दिसंबर को एक कमेटी बनाई थी मिस्टर जस्टिस जमाल खान मुद्दोखेल की सरबराही में, और उसने जो रूल्स हैं जजों के तकर्रर के हवाले से और जुडिशल कमीशन के मामला से मुतल्लिक हैं वो रूल उसने बनाने हैं कमेटी ने। तो अब जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने एक खत लिखा है मिस्टर जस्टिस जमाल खान मुद्दोखेल साहब के नाम। वो इस खत से क्या हम मकसद हासिल करना चाह रहे हैं? क्या वो जुडिशल डिक्टेटरशिप के हामी हैं? इस खत के जो मुंदरजात हैं अगर उनको हम देखें और हकायक पर परखें, बल्कि परखना क्या मैं आपके सामने रख देता हूँ, उनके खत के मुंदरजात भी आपके सामने रख देता हूँ, जो हकायक हैं वो भी आपके गोशगुजार कर देता हूँ। ये फैसला आपने करना है। अब ये तो नहीं कहा जा सकता जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, सीनियर तरीन जज हैं, ज़ाहिर है वो अदलिया का हिस्सा हैं, तो उनके दिल में अदलिया की आज़ादी के हवाले से कुछ वलवला जोश होगा ना, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने ये खत लिखा है। लेकिन जो मेरा नुक्ता नज़र है, अगर उसके हिसाब से मैं आपके सामने मामला रखूँ तो जो हालात व वाक़यात या हकायक हैं वो ऐसे नहीं हैं जो उन्होंने अपने खत में बयान किए हैं। ये पहले तो देखें ना, उन्होंने ये कहा है, उन्होंने जमाल खान मुद्दोखेल साहब को खत लिखा है और उसमें वो ये कह रहे हैं कि जनाब जो 26वीं आईनी तरमीम है उसके बाद जुडिशल कमीशन जो है ना, उसमें जजों के तकर्रर के हवाले से उसमें वो कहते हैं जनाब जो एग्जेक्टिव है ना, इंतज़ामिया, उसकी अक्सरियत हो गई है। इस वजह से जो सियासी तैनातियाँ हैं ना जजों की आला अदलिया में, उसका खतरा बढ़ गया है। एक बात कर रहे हैं, ये जो बात कर रहे हैं ये किस हद तक हकीकत है? क्या वाक़ईतन वहाँ जो इंतज़ामिया है उसकी अक्सरियत हो गई है जुडिशल कमीशन के अरकान में? पहले क्या होता था 18वीं तरमीम से पहले और 19वीं तरमीम से पहले कि जनाब सदर मुमलकत चीफ जस्टिस की मुशावरत के साथ आला अदलिया में जजों का तकर्रर किया करते थे। फिर 20 मार्च 1996 की एक जजमेंट आ गई जिसे अल जहाद ट्रस्ट केस कहा जाता है। सजाद अली शाह साहब की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था। तो वो उसमें ये हो गया जनाब कि जो मुशावरत है ना, सिर्फ बातचीत नहीं उसका मतलब मीनिंगफुल मुशावरत, यानी जो मशवरा देंगे चीफ जस्टिस तो उससे इनहराफ नहीं किया जा सकता। अगर इनहराफ करना हो तो फिर उसकी सदर के लिए ये लाजम होगा कि उसकी वजूहात जो हैं वो बयान करे, और फिर खुद ही ये इख्तियार भी अपने हाथ में ले लिया अदलिया ने कि जनाब फिर वो जो वजूहात देंगे उसका भी जुडिशल रिव्यू हो सकता है, उसका भी अदालती जायजा लिया जा सकता है। और फिर ये तरीक़ाकार हो गया कि जनाब अगर हाई कोर्ट में जजों का तकर्रर होना था तो जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते थे वो एक लिस्ट भेजा करते थे, गवर्नर के थ्रू जाती थी वो जनाब चीफ जस्टिस के पास, और फिर चीफ जस्टिस जो हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान वो फिर उसको रिकमेंड करके भेजते थे जनाब वज़ीर आज़म को, और वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो भेज देते थे सदर को, और फिर वो नोटिफिकेशन जारी हो जाता था। ऐसा ही हो रहा था। 18वीं तो यानी ये एक तरह से इनकी इजारादारी थी अदलिया की अपनी ही। ये खुद ही नाम जो है वो चीफ जस्टिस, एक चीफ जस्टिस जनाब जो नामजदगियाँ करता था, फिर ऊपर वाला चीफ जस्टिस उनकी तस्दीक कर देता था, फिर जो आगे रिकमेंडेशन सिफारशात जो हैं वो भेज देते थे, और फिर वज़ीर आज़म की एडवाइस पे वो नोटिफिकेशन हो जाता था। अगर कोई गड़बड़ होती थी तो जनाब ये जुडिशल रिव्यू पे चले जाते थे मामलात जो है, और वो कुछ भी हो सकता था। जैसे वो 1996 वाली जजमेंट है, वो कितने जजेस थे जो उन्होंने निकाल दिए थे, उस फैसले के नतीजे में निकल गए थे। अच्छा, अब उसके बाद जनाब ये देखा कि जब इनकी इजारादारी है, अदलिया ने खुद ही अपना हाथ में ले लिया सारा मामला। तो फिर ये 18वीं तरमीम आ गई। 18वीं तरमीम में एक जुडिशल कमीशन बन गया। तो 18वीं तरमीम में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को पसंद नहीं आई, तो उन्होंने कहा जनाब हमारा किरदार तो इसमें कम हो रहा है। उन्होंने जनाब फिर वो चैलेंज होगी, ये चैलेंज करवाएगी जो भी है। 18वीं तरमीम चैलेंज होगी तो उसमें नोटिस हो गया जनाब, कार्रवाई शुरू होगी, और हुकूमत जो है बेचारी कहती रही अदालत जाकर जनाब जी आप इसका जो है ना इन्नी तरामीम जो होती हैं उनका आप जो है जुडिशल रिव्यू नहीं कर सकते, नहीं जैसे कर सकते सर को इख्तियार है जनाब। असं 1997 में इख्तियार अपने हाथ से ले लिया महमूद खान चकदई केस के जनाब बुनियादी आईनी ढांचा
अदलिया दी आज़ादी में ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਜੇ ਸ਼ਾਮਲ थे, ਤੁਸੀਂ नहीं छेड़ सकते इस मामले ਨੂੰ। बहरहाल फिर उन्होंने ये धमकी शमकी दी, खुली धमकी यार, एवं दी खुल्लम खुल्ला, बिना भी ये पूरी तरमीम ही हम अड़ा देंगे। फिर उन्होंने कुछ सजेशन जो है वो दी और ये कहा कि जब जो जुडिशल कमीशन है उसमें एक रिटायर्ड जज को शामिल करवाया, ताकि वो जो जजेस हैं उनकी तादाद जो है वो ज़्यादा हो और अपनी मर्जी के साथ वो फैसले कर सकें। वो चलता रहा। फिर पार्लिमानी कमेटी में मामला जाना होता था हतमी मंजूरी के लिए। फिर इन्होंने मुनीर भट्टी केस से कहा गया जनाब कि जनाब मुनीर भट्टी केस में इन्होंने डिक्लेयर कर दिया पार्लिमानी कमेटी के इख्तियार जो उसको उसमें मुअत्तली बना दिया। वो 19 में तरमीम में लिखा हुआ था 14 दिन के अंदर अंदर कमेटी किसी नतीजे पे नहीं पहुंचती, कोई फैसला नहीं करते थे, इसका मतलब है जुडिशल कमीशन की जो हदायत है, जो एडवाइस है, वो फाइनल है, तजावीज़ जो नामजदगी है। तो वो उस फैसले के बाद कई मरतबा वो पार्लिमानी कमेटी का इजलास ही नहीं हुआ। कहता की फायदा यार इजलास होने का, एवं टाइम ज़ाया करते हैं ਅਸੀਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਈ ਹੋਣੀ है ਜਿਹੜੀ जुडिशल कमीशन से इख्तिलाफ कर ही नहीं सकते ਉਹਦੇ ਨਾਲ। वो खैर ऐसे फिर उसके बाद अब जो है ये 26वीं आईनी तरमीम जो है ये लाई गई। इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई, ये आगे जाके बात कर दो, पहले तो इसमें देख लेते हैं ना। वो कह रहे हैं जब एग्जेक्टिव जो है ना उनकी अक्सरियत हो गई है जुडिशल कमीशन में, सैयद मंसूर अली शाह साहब कह रहे हैं। मेरा ख्याल है जो मैं आपके सामने रख देता हूँ सारी चीज़ें, वो उनकी अक्सरियत नहीं हुई, बल्कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं इनके जो साथ हम ख्याल हैं जुडिशल कमीशन में बैठे हुए लोग, वो अक़लियत में चले गए। अब देखें ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजों, सुप्रीम कोर्ट में जजों के तकर्रर के लिए जो जुडिशल कमीशन है वो 17 रुकनी है, 17 उसके अरकान है। उसमें चीफ जस्टिस की सरबराही में वो काम करता है और 5 उसमें जज हैं सुप्रीम कोर्ट के। वो या अफरीदी साहब हैं, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब हैं, मुनीब अख्तर साहब हैं, अमीनुद्दीन खान साहब हैं और जमाल खान मोदोखेल साहब हैं। 4 उसमें पार्लियामेंटेरियन हो गए, उनमें 2 अपोजिशन के हैं और 2 हिज़्ब इक़्तिदार के हैं। ठीक है, ये हो गए 9। अब जो हिज़्ब इख्तिलाफ वाले हैं वो तो हिज़्ब इक़्तिदार वालों के साथ जा ही नहीं रहे, जैसे सूरत बनी हुई है, पीटीआई के 2 बंदे हैं ना, वो तो उनके साथ जा ही नहीं रहे। फिर उसके बाद जो है ये इसमें एग्जेक्टिव कौन है, अभी तक तो एग्जेक्टिव का कोई बंदा आया ही नहीं, ये तो पार्लियामेंट के नुमाइंदे आए हैं ना अभी तक जो जुडिशल कमीशन में हैं। फिर वजीर कानून जो हैं वो आप कह सकते हैं जनाब हुकूमत, ज़ाहिर है वो काबीना के रुकन होते हैं, तो फिर वो एग्जेक्टिव में उनको शुमार किया जा सकता है। एक एग्जेक्टिव का नुमाइंदा आ गया, अब तक अक्सरियत कहाँ से आ गई, एक ये आ गया। फिर अटार्नी जनरल साहब आ गए। अटार्नी जनरल साहब जो है वो तो हुकूमत और अदलिया के दरमियान पुल का काम करते हैं, वो एग्जेक्टिव में कैसे शामिल हो गए, वो तो एग्जेक्टिव का हिस्सा नहीं है। जैसे आप सरकार से तनख्वाह लेते हैं गैर जानबूझदारी के साथ काम करने, इसी तरह अटार्नी जनरल अदालत की मावनत करने के लिए तनख्वाह लेता है सरकार से। और फिर उसके बाद आ गया जनाब एक बार का नुमाइंदा भी एग्जेक्टिव का हिस्सा नहीं। और हम तो यही सुनते आ रहे हैं कि बार और बेंच जो है एक ही गाड़ी के तो भैया हैं, वो तो फिर उनको आप अपने खाते में डालें। अगर उनको अपने खाते में डालते हैं तो 5 जजेस हो गए, एक वकला का नुमाइंदा हो गया और एक जो है अटार्नी जनरल हो गए, वो 7 हो गए। आप 13 रुकनी टोटल कमीशन है, उसमें 7 आप हो गए। फिर आगे जाके देख ले, एक सिविल सोसाइटी का नुमाइंदा होना होता है। सिविल सोसाइटी का नुमाइंदा वो रोशन खर्शीद साहबा जो हैं उनको शामिल किया गया है। वो स्पीकर नामजद करता है, लेकिन होता ना वो पार्लियामेंट का हिस्सा होता है ना हुकूमत का हिस्सा होता है। वो सिविल सोसाइटी से लिया जाए या वो जो गैर मुस्लिमों से हो सकता है या फिर कोई खातून हो सकती है। ये 26वीं आईनी तरमीम में लिखा हुआ है। तो अब जो 13 हैं इनमें से वो एग्जेक्टिव कितने हैं, अब आप ही देख लें कि इसमें इंतजामिया के कितने लोग हैं जुडिशल कमीशन में। और फिर और आगे जाके देखें कि 6 दिसंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास होता है, जिसमें सिंध हाई कोर्ट में एडिशनल जजों का तकर्रर वो ज़ेरे गौर आना था और पेशावर हाई कोर्ट में। तो वो जुडिशल कमीशन का जो इजलास था उसमें फिर एक रूल्स कमेटी जो है वो बनाई गई ताकि रूल्स पहले बना लिए जाए, क्योंकि सैयद मंसूर अली शाह साहब ने एक खत लिखा था और मंसूर अली शाह साहब ने वहाँ ये नुक्ता भी उठाया था कि ना पहले 26वीं आईनी तरमीम का फैसला कर लिया जाए, फुल कोर्ट बना दी जाए। तो वो उस पर किसी ने इतफाक ही नहीं किया था, बल्कि या अफरीदी साहब ने भी उसकी मुखालफत की और मुनीब अख्तर साहब भी उसमें खामोश रहे थे, जो हर मरहले में मंसूर अली शाह साहब पे
साथ होते हैं। तो वहाँ वो जो इजलास था ना, उसमें 20 जो अरकान हैं। वैसे अगर हाई कोर्ट्स में जब जजेस का तकर्रर होता है तो उसमें फिर जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सीनियर तरीन जज जो हैं वो शामिल हो जाते हैं, सूबाई वजीर कानून शामिल हो जाता है और एक सूबाई बार कौंसिल का नुमाइंदा शामिल हो जाता है। तो वहाँ फिर वही सूरत हाल रहती है। एग्जेक्टिव सिर्फ एक इजाफा होता है, यानी एक वजीर कानून और शामिल हो जाता है उसमें, बाकी वो सुप्रीम कोर्ट वाला जो 13 रुकनी जुडिशरी डिवीजन वही रहता है। अब जो 6 दिसंबर को अजलास होता है और उसमें मंसूर अली शाह साहब मुझको एतराज़ात करते हैं और फिर रूल्स की बात करते हैं, फिर वो जो जजेस के तकर्रर के हवाले से मामला जो है वो मौखर कर दिए जाते हैं 21 तारीख तक, 21 दिसंबर तक। और फिर पंजाब का जो है 14 दिसंबर को इजलास होना था पंजाब हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट में जजों के तकर्रर के लिए, तो वो भी 21 पर मौखर हो जाता है। तो वो सारे नाम शाम जो है वो जजों के सामने आ चुके। वो जो 20 रुकनी अजलास था तो वो हम आपको दिखा रहे हैं, उनमें कौन कौन शामिल था। उसमें जनाब 9 जज शामिल थे, 9, 20 में से 9 जज थे और 4 पार्लियामेंटेरियन वही जो पहले वाले थे, ठीक हो गया। और फिर 3 वकला के नुमाइंदे, सूबाई भी और पाकिस्तान बार कौंसिल का भी। तो फिर वो जो वकला के नुमाइंदे हैं वो तो एग्जेक्टिव का हिस्सा नहीं, वो तो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, तो उनको आप कैसे कह सकते हैं जनाब एग्जेक्टिव की अक्सरियत होगी। और फिर आगे जो है सिविल सोसाइटी का वही नुमाइंदा, वो जो खतून है रोशन खुर्शीद बरोचा साहबा वही उसमें शामिल थी। और फिर अटॉर्नी जनरल वही उसी तरह पोजीशन रही। तो 3 सूबाई वज़रा। तो वो अगर देखें आप तो वहां भी जो 20 जो कहते हैं 20 रुकनी उस वो कमीशन था उस दिन, तो उसमें 9 जजेस, 3 वकला, सिविल सोसाइटी वाला एक 14 हो गए, अटॉर्नी 14 तो वो हो गए, 9 3 12, 13 एक सिविल सोसाइटी का और 14वां अटॉर्नी जनरल। ये तो फिर आप कैसे कह सकते हैं जो अक्सरियत तो जो है वो एग्जेक्टिव के जो है दूसरी तरफ जो बैठे हुए लोग हैं वो है उसमें, और 2 अगर अपोजिशन वाले शामिल कर ले इसमें, ये 16 हो गए, 16 तो ये हो गए। और वहां 3 जो है वो वज़ीर कानून जो है वो थे, बात वो एग्जेक्टिव है। बाकी आप कैसे कह सकते हैं जनाब ये एग्जेक्टिव का मामला है या एग्जेक्टिव जो सीरीज में चली गई। आपके सामने मैंने मामला रख दिया। और दूसरा वहाँ एक कमेटी भी बनी थी 6 दिसंबर को, जो मैंने अर्ज किया ना कि जमाल खान मुंदोखेल साहब की सरबराही में एक कमेटी बनाई गई थी। उसमें जो दीगर उसमें अरकान हैं उनमें जनाब जो अटॉर्नी जनरल साहब हैं उनको शामिल किया गया है, मंसूर अवान साहब को। उसमें वज़ीर कानून को शामिल नहीं किया गया। और फिर नून लीग का कोई नुमाइंदा नहीं उसमें। और फिर सैयद अली जफर साहब जो हैं वो पीटीआई के हैं, वो शामिल हैं। फरूक एच नाइक साहब जो हैं सेनेटर, वो पीपल्स पार्टी के हैं। और फिर अख्तर हुसैन साहब जो हैं वो वकला के नुमाइंदे हैं। ये इससे पहले जो कमेटी थी ना, जो पुराना 19वीं आईनी तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन काम कर रहा था, तो उसमें जो 3 रुकनी कमेटी थी रूल्स कमेटी, उसको कौन हेड कर रहा था? सैयद मंसूर अली शाह साहब कर रहे थे। अब कमेटी बन गई जमाल खान मुंदोखेल साहब की सरबराही में। अब कमेटी ने 15 दिसंबर को अपनी तजावीज़ जो हैं वो देनी है, कमीशन में सबमिट करवा देनी है उन्होंने। फिर उनका जायजा लिया जाना है, जो भी रूल उन्होंने बनाए हैं वो पेश किए जाएंगे। अब जबकि वो कमेटी बन चुकी है और वो काम कर रही है, तो जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब जो कि जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं और जिस वक्त ये फैसला किया गया था कमेटी बननी है उस वक्त उस इजलास में मौजूद थे, तो ये किस हैसियत से कमेटी को खत लिख रहे हैं, वो रूल्स कमेटी को कह रहे हैं, उनको समझा रहे हैं आइन और कानून क्या होता है और अक्सरियत जो एग्जेक्टिव कौन होता है और जुडिशल कमीशन में उनकी अक्सरियत से क्या नुकसान हो सकता है। वो कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम से ना वो सारी जो है खराबी, 26वीं आईनी तरमीम ज़ाहिर है ये मुतासरा है 26वीं आईनी तरमीम के। अगर 26वीं आईनी तरमीम ना होती तो आज ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान होते। और मैं बड़ी ईमानदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ कि जब तक वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की वो दरखास्त का फैसला नहीं था कि पीटीआई को सीटें दे दे, जो इन्होंने लिखा था 8 जजों ने, 13 रुकनी 13 में से 8 जजों ने ये फैसला कर दिया था अक्सरियत राय के साथ कि पीटीआई तफरीक में, पीटीआई ने तो मांगी नहीं थी, वो तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मांग रही थी, 12 इन्होंने पीटीआई को दे दी, फैसला कर दिया। उससे पहले तक तो किसी के वहमो गुमान में भी 26वीं आईनी तरमीम नहीं थी और
ये भी किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि ना मंसूर अली शाह साहब, बहरहाल जो भी हुआ है 26वीं आईनी तरमीम जो भी आई है, ये जजेस के अपने किरदार की वजह से आई है। इन्होंने जिच किया हुकूमत को, तंग किया, मर्जी के फैसले किए, मर्जी की तशरीह की, आगे जाकर उस पर बात होती है। तो फिर 26वीं आईनी तरमीम आ गई। अब 26वीं आईनी तरमीम से ये भी मुतासर हुए, मुनीब अख्तर साहब भी मुतासर हुए, और यही अफरीदी साहब जो हैं वो तीसरे नंबर से थे और चीफ जस्टिस हैं। वो कह रहे हैं कि अब जजेस तैनाती के मामले में एग्जेक्टिव का किरदार जो है वो बढ़ गया। वो एग्जेक्टिव मैंने बता दिया कि कितने एग्जेक्टिव के नुमाइंदे वहां बैठे हुए जुडिशल कमीशन में, और आगे जाके वो फरमाते हैं कि जनाब ये अदलिया की आज़ादी का मामला है, तो जनाब जो आइन का आर्टिकल 175(4) है वो जुडिशल कमीशन को रूल्स बनाने का इख्तियार देता है। भाई उसी आर्टिकल के तहत ये रूल कमेटी बनी, वो अपनी रिकमेंडेशन देगी, तो फिर आप लोग उसको उनको मंजूर कर दें, तरमीम कर दें, जो भी करना है वो आप कर लीजिएगा। और फिर वो कहते हैं जनाब कि अक्सरियत हुई है ना जिससे, तो फिर खतरा बढ़ गया है इस बात का एग्जेक्टिव की कि जनाब कोई जो है ना सियासी भर्तियां ना हो जाए। और आगे जाके वो कहते हैं कि जनाब यानी सियासी तैनातियों का खतरा बढ़ गया है। फिर आगे जाके वो लिखते हैं कि रूल्स कमेटी को जो जजों के तकर्रर के हवाले से रूल्स बनाने हैं, तो उनमें क्या क्या चीजें उनको पेश नजर रखनी चाहिए जो जज बनाने हैं उस हवाले से। वो कहते हैं जनाब जज जो है ना, जो तैनात किया जाना है आला अदलिया में, उसकी पेशा वराना साख पे कोई सवाल ना हो, उसकी शख्सियत पे कोई सवाल ना हो, गैर जानबदार हो, ईमानदार हो, कानून की हुक्मरानी का हामी हो, बदनवानी से पाक हो, वो जज जो है वो तैनात होना चाहिए, और जो वक्त पर फैसले दे, तखीर ना करे। एक बात ये कर दी। दूसरा वो कहते हैं कि हाई कोर्ट में जज मुकर्रर होने हैं ना, इससे पहले जनाब जो उनके साथी हैं, वकला हैं, उनसे पूछताछ लिया जाए खुफिया तौर पे, खुफिया वो कहते हैं जनाब, और शोबे कानून से वाबस्ता जो लोग हैं उनसे भी राय ले लेनी चाहिए कि कैसे लोग कैसे नहीं। और फिर कहते हैं ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि तैनात होने के बाद ना जज जब बन जाए तो उसकी कारकर्दगी का जायजा लिया जा सके। ये तो 26वीं आईनी तरमीम में शामिल है सर, कि जजेस जो हैं हाई कोर्ट के जजेस, उनकी कारकर्दगी का जायजा ले सकता है जुडिशल कमीशन जो है। और नाकस ये जो एडिशनल जज है इन्होंने अभी कंफर्म होना है, 1 साल आप लोगों ने इनका जायजा ही लेना है ना। और फिर जो आपने बताया कि एक जज में ये खसूसियात होनी चाहिए, वो तो कोड ऑफ कंडक्ट में भी यही लिखा हुआ है कि जनाब ये काम करने, इस तरह का जज होना चाहिए। और फिर जो आपके सामने पेश होते हैं अदलिया में, और वो आपके सामने उनकी काबिलियत और शख्सियत का रिकॉर्ड होता है, और वो जो रिपोर्टेड जजमेंट्स होती है जिनमें वो बतौर वकील पेश हुए होते हैं, वो उनका जायजा लेना होता है। आपने उनकी काबिलियत का अंदाजा लगाना होता है। अगर आपके पास किसी उम्मीदवार के हवाले से जिसका नाम है, रिकमेंड किया हुआ है, तो अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि बंदा ठीक नहीं, जो आपने रखी है शरायत कि जनाब ये तो ठीक नहीं, तो फिर अगर आप वहाँ जुडिशल कमीशन में बताएंगे जनाब ये भाई साहब तो वो हैं जो फलां वक्त सिफारिश लेके आए थे और फलां काम इसने किया, फलां दफा 2 नंबरी की थी इसने, तो क्या बाकी जो लोग हैं वो आपकी बात जो है वो रद्द कर देंगे? अगर सही बात आप कर रहे हैं किसी बंदे के बारे में, तो वो कौन है जो इख्तलाफ करेगा आपसे? आप बता देंगे ना ये बंदा ठीक नहीं है जो है लगाया हुआ। असल में मसला ये है कि अब जो मैंने बताया, मुझे तो नहीं लग रहा कि जो एग्जेक्टिव है उनकी जो है वो अक्सरियत हो गई है वहां। वो मैंने जो दादोशुमार आपके सामने रखे हैं, नाम भी मैंने आपके सामने रखे हैं, उसके बाद कैसे ये कहा जा सकता है? असल में तो मामला ये है कि जो माजी में जुडिशल कमीशन था, जब आप लोगों की अक्सरियत थी, अदलिया के अरकान की अक्सरियत थी, और जुडिशल कमीशन जो दिल करता था, तो क्या आप लोगों ने हीरे भर्ती किए? सुप्रीम कोर्ट का जो बेड़ा गर्क किया, वो जो आपकी अक्सरियत थी, जो जुडिशल डिक्टेटरशिप आयद की हुई थी आप लोगों ने, उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट का बेड़ा गर्क हुआ। आपने तो जनाब 2032 तक का इंतजाम करके रखा हुआ था। नीचे से जूनियर लोगों को हाई कोर्ट से आप ऊपर ले गए सुप्रीम कोर्ट में, और ये सोच के लेके गए ना फलां तरीकों अगर फलां बंदा आएगा तो फिर वो फलां वक्त में चीफ जस्टिस होगा। अगर ये तरमीम ना आती तो आपने तो बंदोबस्त किया होता 2032 तक का। अब कादी साहब बीच में आ गए, उमर ताब दयाल साहब के बाद कादी साहब बीच में आ गए, तो कादी साहब जो है
उनको निकालने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं निकल सके। कोई ऐसा दाग था नहीं जिसकी बुनियाद में उन्हें निकाला जा सकता, और आप ही की सुप्रीम कोर्ट को फिर ये फैसला देना पड़ा। और काजी साहब उमर ताब दयाल साहब के बाद काजी साहब आ गए, और काजी साहब के बाद जो लाइन थी वो देख लीजिए कौन थे। काजी साहब के बाद तो मंसूर अली शाह साहब ने बनना था चीफ जस्टिस, वो नहीं बन सके 26वीं तरमीम की वजह से, यही इसी बात में वो नाला है। उसके बाद मुनीब अख्तर साहब, नहीं सॉरी, उसके बाद काजी साहब के बाद बना था एजाज अल हसन ने, और एजाज अल हसन साहब जो रिजाइन दे के चले गए, कोई होंगी ऐसी बातें। उसके बाद मंसूर अली शाह साहब ने, एजाज अल हसन चले गए ना, चलो फिर काजी साहब के बाद मंसूर अली शाह साहब, मंसूर अली शाह साहब के बाद मुनीब अख्तर साहब, और मुनीब अख्तर साहब के बाद याहिया अफरीदी साहब, और याहिया अफरीदी साहब के बाद आयशा मलिक, और आयशा मलिक ने 2 जून 2031 को रिटायर होना था। और उसके बाद शाहिद वहीद साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान होते अगर 26वीं आईनी तरमीम ना होती। ये थी जुडिशियल डिक्टेटरशिप जिसका तोड़ किया गया 26वीं आईनी तरमीम के जरिए। और फिर दूसरा ये कि जो मैंने कहा ना हीरे, क्या लोग जो है वो, जब आप लोगों का अमल दखल था, अदलिया का यानी जब अमल दखल था, तो क्या हीरे जो थे वो 63A जो है रीराइट किया गया आइन को, मुनहरफ अरकान वाला जो मामला था, सिर्फ ताकि इमरान खान के खिलाफ अदम-ए-एतमाद की तहरीक कामयाब ना हो सके, क्योंकि ख्याल ये था कि शायद पीटीआई के लोग जो टूट के उधर चले जाएंगे उनके खिलाफ वोट देने, लेकिन अब उनका वोट ही कंसिडर नहीं होगा। बाद में जाके अब जाके 63A जो है वो असल हालत में बहाल की गई। और फिर ऑडियो लीक्स की इंक्वायरी जो है वो जिन जजों के मामला थे, उमर ताब बंदयाल साहब, मुनीब अख्तर का नाम था उसमें, उनकी जो सात साहबा की गुफ्तगू थी, एजाज अल हसन साहब का नाम था, वो खुद ही बैठ के ऑडियो लीक वाले जो कमीशन बना था काजी साहब की सरबराही में, नईम अख्तर अफगान साहब थे उस वक्त पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, और आमर फारूक साहब, वो कमीशन जो है वो मुअत्तल कर दिया। और फिर जो ये मखसूस जिस्मों वाला केस है उसमें वजाहती नोट जारी होते रहे, और वजाहती नोट जनाब फैसला, तफसीली फैसला आ भी गया, यानी वो चैप्टर क्लोज हो गया, फिर भी आप जो है जनाब उस पर वजाहती नोट जारी कर रहे हैं। ये जो आपका ना गैर जानबदार और कानून की अमलदारी और कानून की हुक्मरानी मानने वाला जज, जो ये पहले ऐसे जज थे जो काम कर रहे थे, और फिर खुद ही 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से 26वीं आईनी तरमीम नाफज हो चुकी है, फिर भी आप कह रहे हैं जनाब कि जनाब फुल कोर्ट बनाई जाए, आप और मुनीब अख्तर साहब बैठ के फैसला कर लेते हैं। जनाब जो प्रोसीजर कमेटी है सुप्रीम कोर्ट की, याहिया अफरीदी साहब को खत लिखते हैं, वो नहीं मानते, तो फिर आप जो और मुनीब अख्तर साहब ये इजलास बुलाने के लिए कि इजलास बुलाए जनाब, और 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरखास्तें पड़ी हुई हैं जनाब वो फौरी तौर पर लगा दीजिए फुल कोर्ट में, और फिर आप आर्डर भी कर देते हैं कि 4 तारीख को जनाब वो लगा दी जाए, वो नहीं लगती ज़ाहिर है, तो फिर आप खत लिख देते हैं जनाब कि अब कर लें, फुल कोर्ट बनाए। फुल कोर्ट कैसे समझ सकती है जब तक वो फुल कोर्ट जो आईनी बेंच उसको डिक्लेयर न कीजिए। अगर आईनी बेंच डिक्लेयर करेंगे फिर वो कहेंगे फिर आप उसमें कैसे बैठ सकते हैं। ये मैं बार बार कहता हूँ, फुल कोर्ट का आप फैसला कैसे कर सकते हैं। आप मुनीब अख्तर तो डायरेक्ट मुतासर हो गए 26वीं आईनी तरमीम से, अपने ही केस की समाअत आप कैसे कर सकते हैं। जो खसूसियात आपने एक जज की गिनवाई हैं कि ये खसूसियात होनी चाहिए, जो जमाल खान मंदोखेल साहब के नाम आपने खत लिखा है कि रूल्स बनाते वक्त ये चीज़ें ज़रूर इन पे गौर किया जाए, तो क्या जो इस वक्त जो पुराना जुडिशल कमीशन 19वीं आईनी तरमीम वाला जुडिशल कमीशन था, उसने जो भर्ती किए थे वो तमाम जजेस जो हैं वो आपके मेयार पे पूरा उतरते हैं। ये भी जरा देख लीजिए ना। ये है असल मसला कि जनाब 26वीं आईनी तरमीम से प्रॉब्लम है, वो कोई हल निकल नहीं रहा। वो जो बेंच है आईनी बेंच, उसने जनाब वो फैसला कर लिया कि जनवरी के पहले हफ्ते जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें हैं ना वो समाअत के लिए मुकर्रर होगी। अब वहाँ समाअत शुरू हो जानी है। ये सारा इशू है 26वीं आईनी तरमीम। बाकी खत लिखा ना लिखा, मेरे ख्याल में तो खत लिखा ही नहीं जा सकता था। ये कैसे डिक्टेट कर सकते हैं उसको जनाब, जो रूल्स कमेटी है, रूल्स कमेटी बना के जब ले आती तब आप लिखते, तब आप बताते जनाब आप ये गलत कर रहे हैं, ये चीज़ें आप बहरहाल सीनियर के तौर पर अगर आपने मशवरा दिया तो ठीक है, लेकिन आप साथ ही ये भी कह रहे हैं कि जनाब एग्जेक्टिव की अक्सरियत होगी और वो सियासी भर्तियाँ हो जाएंगी। जजों के नाम सामने आ चुके हुए, आप करवा रहे हैं इंक्वायरी और कमीशन के इजलास में बता दें जनाब ये तो बंदा ठीक नहीं जिसको आप जज लगा रहे हैं। और आखिर में मैं मुख्तसर टाइम बड़ा ज़्यादा हो गया कि वो जो फौजी अदालतों वाला केस, इमरान खान का जहाँ तक सवाल है, अगर ये फैसला सुनाने की इजाज़त ना भी देता है बेंच, तो फिर भी मेरे ख्याल में इमरान खान का जो मुकदमा है
ये मिलिट्री कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट मार्शल हो सकते हैं। क्योंकि अगर एक बंदा ऑफिशियल सीक्रेट की खिलाफ वर्जी करता है, फौजी अफसर, साबिक DGIS है, यानी फैज अमीर साहब की बात कर लें, उसके साथ जो सिविलियन है उस जुर्म में शरीक, उनका भी कोर्ट मार्शल होगा। इस हवाले से बहुत सारी जजमेंट जो हैं ये मौजूद हैं। बहरहाल ये खान साहब के लिए जो मुश्किलात में से एक और मुश्किल है ये जो फैसला है। कल इसमें मैं तफसील के साथ मजीद बात करूंगा। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।